हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी और इसी सब्जेक्ट में कल वाले टॉपिक को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कल मैंने आपको अभी तक किए गए कुछ प्रमुख संविधान संशोधन के बारे में बताया था, तो इसी टॉपिक का यह दूसरा पार्ट है। यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और आप चाहे कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके सिलेबस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक है, तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करें। तो 73वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1992 में। और इसके माध्यम से संविधान में भाग 9 अनुच्छेद 243 और 243 क से 243 ण यानी कि 243 ए से 243 ओ तथा अनुच्छेद 280 ख इंग्लिश में कहे तो अनुच्छेद 280 बी और 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया। और इनके माध्यम से भारत में पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं कि यह 73वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1992 में। और दोस्तों, कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया है? 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। और इनके माध्यम से भारत में पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। और दोस्तों, जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, 73वां और 74वां संविधान संशोधन का संबंध किन से है? तो यहां 4 ऑप्शन है। बताइए, मैंने आपको हाल ही में बताया कि यह 73वां और 74वां संविधान संशोधन का संबंध किन से है। तो दोस्तों, याद रखो, ग्राम पंचायत यानी कि पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं 73वें संविधान संशोधन के तहत। तो ग्राम पंचायत 73वां संविधान संशोधन और नगर पंचायत का संविधान संशोधन है 74वां। तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश की एक एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन भी पूछा गया था। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? दोस्तों, हाल ही में मैंने आपको बताया कि यह जो पंचायतों के लिए कितने विषय निर्धारित किए गए हैं और 11वीं अनुसूची में, ओके, तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने? 29 विषय शामिल किए गए हैं। और यह भी दोस्तों एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखो, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को शामिल किया गया है। संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है? दोस्तों, हाल ही में जब पंचायती राज वाला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है। लेकिन कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दोस्तों भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो दोस्तों याद रखो, संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। यानी कि सही आंसर है ऑप्शन ए, संविधान का भाग 9। आगे बात करें तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? 1992 में। और यह संविधान संशोधन में क्या प्रावधान किए गए हैं? देखो, नगर निकायों यानी कि अर्बन बॉडीज के स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए कई नए उपबंध जोड़े गए, जैसे कि भाग 9 क जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 त से अनुच्छेद 243 य 6 तथा 12वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, मोस्ट आईएमपी बात है कि नगर निकायों यानी कि अर्बन बॉडीज के स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए कई नए उपबंध किए गए, जैसा कि संविधान में भाग 9 क जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 त से अनुच्छेद 243 य 6
और संविधान में 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए। नगर पालिकाएं संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो नगर पालिकाएं संविधान के भाग 9 से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन बी। और अब 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? दोस्तों 2002 में हुआ है। और यहां से कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 3 स्टार लगा लो कि संविधान में एक नए अनुच्छेद 21 क को अंतस्थापित करके 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को एक मूल अधिकार बना दिया। क्या संविधान में एक नए अनुच्छेद को जोड़ा गया है और अनुच्छेद है 21 का, और इसके तहत हमारे भारत देश में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए एक प्रावधान किया गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, और यह भी एक मूल अधिकार बन गया है। और अनुच्छेद 45 में क्या प्रावधान किया गया? तो दोस्तों याद रखो, राज्य नीति के निदेशक तत्वों में यह आर्टिकल शामिल है अनुच्छेद 45, और अनुच्छेद 45 को बदलकर राज्य को 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों की देखभाल करने एवं उनकी शिक्षा के लिए प्रयास करने का निर्देश नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया गया है। यहाँ 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार, और अनुच्छेद 45 को बदलकर राज्य को 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों की देखभाल करने एवं उनकी शिक्षा के लिए प्रयास करने का निर्देश नीति निदेशक तत्वों में शामिल है, और यह अनुच्छेद 45 में। ओके, चलिए आंसर दीजिए। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मूल अधिकार बना दिया गया है? तो कौन से अनुच्छेद की बात की हमने? अनुच्छेद 21 क के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार। ओके, सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बात करें तो 91वां संविधान संशोधन 2003 केंद्रीय एवं राज्य मंत्री परिषद में क्रमशः प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। दोस्तों यहां से भी एक बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि हमारे लोकसभा या राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या, दोस्तों सदस्यों यानी कि मंत्रिमंडल की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से देख लो कि केंद्रीय एवं राज्य मंत्री परिषद में क्रमशः प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे गुजरात में विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 182, तो यहां 182 कुल संख्या हो गई। तो 182 में से 15% यह विधानसभा के सदस्यों को मंत्री बनाया जाए, तो यहां गुजरात का मंत्रिमंडल कितनी संख्या में बन सकेगा? सही आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, और कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा किसी अन्य दल में किया गया विलय ही कानूनी तौर पर मान्य होगा। क्या दोस्तों, कोई भी पार्टी किसी दूसरे पार्टी में चली जाती है तो कोई भी पार्टी के 2/3 सदस्य किसी और पार्टी में चले जाते हैं तो इसे कानूनी तौर पर मान्य करना होगा। ओके, दल बदल कानून लागू नहीं होगा क्योंकि 2/3 सदस्यों ने पार्टी चेंज कर ली है। ओके, आगे बात करें तो दोस्तों 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 संविधान में एक नया भाग 9ख यानी कि 9B जोड़ा गया है जिसका नाम सहकारी समितियां है। दोस्तों सबसे पहले तो हमने भाग 9 की बात की जिसमें ग्राम पंचायतों से संबंधित प्रावधान, उनके बाद हमने नगर पालिकाओं की बात की जिनसे जुड़ा हुआ भाग है 9क, और आगे आ गया है भाग 9ख जिसमें सहकारी समितियां शामिल है। तो देखो संविधान में एक नया भाग 9ख यानी कि 9B जोड़ा गया जिसका नाम सहकारी समितियां है, और अनुच्छेद 19(1)ग में संघ बनाने की स्वतंत्रता के साथ सहकारी समिति बनाने का अधिकार शब्दों को शामिल किया गया है। क्या
दोस्तों संघ बनाने की स्वतंत्रता के साथ सहकारी समिति बनाने का अधिकार शब्दों को शामिल किया गया है। और ऐसा भी एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की एक एग्जामिनेशन में पूछा गया था। क्वेश्चन कौन सा था कि सहकारी सोसाइटी से संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया है। कौन से भाग में वर्णन किया गया है सहकारी सोसाइटी का वर्णन? तो दोस्तों हाल ही में मैंने आपको बताया भाग 9ख में यह प्रावधान किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, ऐसा भी एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। सही आंसर बनता था ऑप्शन बी। आगे बात करें तो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 की बात करें। अधिनियम द्वारा पहली अनुसूची में संशोधन के माध्यम से भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश में सौंपने का निर्णय किया गया और मई 2015 को यह अधिनियम भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया। एक बार फिर से देख लो कि 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 जिसमें भारत और बांग्लादेश के क्षेत्रों की बात है। तो इस अधिनियम द्वारा पहली अनुसूची में संशोधन के माध्यम से भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश में सौंपने का निर्णय किया गया और मई 2015 को यह अधिनियम भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया। चलिए आंसर दीजिए, कौन से संविधान संशोधन के तहत भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपने का निर्णय किया गया? तो यह संविधान संशोधन था 100वां। सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे बात करें तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017 जिसका संबंध है वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम यानी कि जीएसटी से रिलेटेड है यह 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। और यह संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 246 ए, 269 ए, 279 ए जोड़े गए। क्या यह संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 246 ए, अनुच्छेद 269 ए और अनुच्छेद 279 ए जोड़े गए और इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 268 ए का निरसन कर दिया गया, यानी कि यह अनुच्छेद हटा दिया गया है, इनका स्थान ले लिया है अनुच्छेद 69 ए ने। चलिए अब रिक्त स्थान की पूर्ति करने में आप मेरी मदद करेंगे। बताइए कौन से संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया है? तो 101वें संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया और जीएसटी का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो याद रखो जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। और जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? हमारे देश के वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। और आईजीएसटी को संविधान के अनुच्छेद कहां पर रखा गया है? चलिए बताइए 269 ए में रखा गया है। चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति कर ली तो यहां करेक्शन कर लेते हैं कि 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया, जीएसटी का मुख्यालय दिल्ली में और ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अमिताभ बच्चन साहब को। और जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने? 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? हमारे देश के वित्त मंत्री। और आईजीएसटी को संविधान के अनुच्छेद 269 ए में रखा गया है। आगे दोस्तों बात करें तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में पारित, 123वें संविधान संशोधन बिल यानी कि 102वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर यहां संख्या बड़ी क्यों है और यहां संख्या छोटी क्यों है? क्योंकि बहुत से बिल ऐसे हैं वो चाहे लोकसभा में पारित न हुए हो या राज्यसभा में पारित न हुए हो, ऐसे सभी बिल को यहां काउंट किया जाता है। लेकिन जो बिल पारित होने के बाद यानी कि दोनों सदन में पारित होने के बाद अधिनियम बन जाता है तो इसीलिए यह अधिनियम की संख्या छोटी होगी लेकिन बिल की संख्या बड़ी होगी। तो देखो
123वें संविधान संशोधन बिल यानी कि 102वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और यह अधिनियम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समान ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संवैधानिक दर्जा देने का प्रावधान करता है। और संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किसी भी शिकायत की छानबीन या जांच के दौरान नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के पास सिविल कोर्ट के समान अधिकार होंगे। आगे मैं आपको बताऊं तो 123वें संविधान संशोधन को लोकसभा से मंजूरी एवं संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद 102वां संविधान संशोधन अधिनियम बना, जिसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुच्छेद 338 ख एक नया खंड जोड़ा गया। तो आपके दिमाग में अब क्लियर हो गया कि 123वें संविधान संशोधन को लोकसभा में मंजूरी एवं संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद 102वां संविधान संशोधन अधिनियम बना और जिसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुच्छेद 338 ख जोड़ा गया है। और याद रख लो, जब संविधान में संशोधन किया जाता है तो संयुक्त बैठक यानी कि दोनों की एक समान बैठक नहीं बुला सकते, अलग अलग सदन में यह विधेयक पारित होना चाहिए। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का प्रावधान करता है? तो हमने किसकी बात की? 102वां संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने का प्रावधान करता है। सही आंसर था ऑप्शन सी। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ 2019 में। 124वें संविधान संशोधन बिल यानी कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में दो नए अनुच्छेद 15(6) तथा 16(6) को जोड़ा गया। और इस संविधान संशोधन अधिनियम से पूर्व में आरक्षण सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन को आधार मानते हुए जातिगत आधार पर ही दिया जाता रहा है। क्या आरक्षण दोस्तों सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर यह आरक्षण दिया जाता है, किंतु इस संशोधन द्वारा आर्थिक वंचना को भी पिछड़ेपन का आधार स्वीकार करते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी कि कोई भी सामान्य वर्ग का परिवार है, वो भी यदि गरीब है तो उन्हें आरक्षण मिल सकेगा। ओके, तो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस को 10% आरक्षण से जुड़ा हुआ यह संविधान संशोधन जिसका क्रम है 103वां। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 103वें संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक वंचना को भी पिछड़ेपन का आधार स्वीकार करते हुए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? दोस्तों 10% की आरक्षण की व्यवस्था की गई है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस के लिए। आगे बात करें तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 और 126वें संविधान संशोधन विधेयक और यह 104वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। तो इस अधिनियम 2019 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया है और इस संशोधन के माध्यम से प्रमुख दो प्रावधान किए गए हैं। मैं आगे आपको बता रहा हूं, लेकिन पहले एक बार फिर से पढ़ लो कि 126वें संविधान संशोधन विधेयक यानी कि बिल को पारित हो गया तो बन गया 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। और इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया है और इस संशोधन के माध्यम से प्रमुख दो प्रावधान किए गए हैं। पहला प्रावधान कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यसभाओं में सीटों के आरक्षण की समयावधि में 25 जनवरी 2030 तक का विस्तार किया गया है। और दूसरी बात कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में नाम निर्देशन द्वारा आंग्लो भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान को समाप्त किया गया है। यानी कि अब 2020 के बाद जो भी लोकसभा आने वाली है तो लोकसभा में जो 2 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित होती है यह प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है। एक बार फिर से पढ़ लो कि पहला अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण की समयावधि 2020 में खत्म हो गई थी, 10 साल के लिए बढ़ा दी गई है और 25 जनवरी 2030 तक यह विस्तार किया गया है। और दूसरी बात कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में नाम निर्देशन द्वारा
आंग्ल भारतीय समुदाय यानी कि एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व संबंधी जो प्रावधान था वो अब समाप्त कर दिया गया है। इससे पूर्व अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण की समय सीमा 25 जनवरी 2020 तक ही थी। हालांकि यह प्रावधान इसके लागू होने यानी कि 25 जनवरी 2020 के बाद गठित होने वाली लोकसभा व विधानसभाओं पर ही लागू होगा। यानी कि 2019 में जो लोकसभा का गठन किया गया है इन पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा, लेकिन आने वाली लोकसभा में, चाहे दोस्तों 2024 में यदि नई लोकसभा का गठन होता है तो यहाँ 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो यह प्रावधान अब समाप्त हो चुका है। चलिए यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं, और वाकई में आपको बढ़िया मजा आया है तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।